नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस चीज की गहराई में उतरेंगे जिसने होम्योपैथी की पूरी नींव रखी है। हम बात कर रहे हैं मटीरिया मेडिका की। यह कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैराडाइम शिफ्टिंग ग्रंथ है जिसने इलाज के नजरिए को ही बदल कर रख दिया। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस अजीब से पैराडॉक्स के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसी दवा जो शरीर में बीमारी के लक्षण पैदा करे, वही दवा उन जैसे ही लक्षणों को ठीक भी कर सकती है? सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि इसी एक सवाल ने मेडिकल दुनिया में तहलका मचा दिया और एक पूरी तरह से नए सिस्टम को जन्म दिया। इस चर्चा में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम मटेरिया मेडिका को परिभाषित करेंगे, फिर सिंकोना बार्क के मशहूर प्रयोग को समझेंगे। इसके बाद नियम और ड्रग प्रूविंग पर बात करेंगे, प्रमुख लेखकों और प्रकारों को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे ये दवाएं दरअसल इंसानी व्यक्तित्व की तरह काम करती हैं। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। मटीरिया मेडिका को परिभाषित करना, यानी दवाओं का पर्सनैलिटी प्रोफाइल तैयार करना। अक्सर लोगों को लगता है कि ये महज कुछ रसायनों की लिस्ट होगी, लेकिन नहीं, ये होम्योपैथिक दवाओं का एक बेहद डिटेल स्टडी है। इसमें दवा आती कहाँ से है, उसके मानसिक और शारीरिक लक्षण क्या है, उसकी मोडालिटीज़ और क्लिनिकल इंडिकेशंस, इन सब को मिलाकर उस दवा का एक पूरा व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी प्रोफाइल तैयार किया जाता है। जब प्रैक्टिशनर्स इसे पढ़ते हैं तो वे कुछ खास चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे दवा का स्रोत क्या है, उसके मानसिक और शारीरिक प्रभाव कैसे हैं, मोडालिटीज़, मरीज की शारीरिक बनावट और क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या हैं। मतलब दवा के हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से मैप किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, सिंकोना बार्क का प्रयोग, जो एक बहुत ही क्रांतिकारी अवलोकन था। इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये पूरी कहानी जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनेमन की एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरू हुई। हैनेमन मलेरिया के लिए सिंकोना बार्क यानी कुनैन की छाल के इस्तेमाल पर एक किताब का अनुवाद कर रहे थे। उन्हें कुछ शक हुआ और इसी शक ने उन्हें खुद पर ही उस छाल का प्रयोग करने पर मजबूर कर दिया। यहीं से लाइक क्योर्स लाइक के उस महान विचार का जन्म हुआ। जब उन्होंने सिंकोना बार्क ली तो उनके शरीर में बुखार, ठंड लगना और कमजोरी जैसे लक्षण पैदा हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मलेरिया में होते हैं। ये एक बहुत बड़ा यूरेका मोमेंट था। हैनीमैन ने तुरंत एक हाइपोथीसिस बनाई। जो पदार्थ एक स्वस्थ इंसान में लक्षण पैदा करता है, वही पदार्थ किसी बीमार में बिल्कुल वैसे ही लक्षणों को खत्म भी कर सकता है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे सेक्शन 3 की, नियम और ड्रग प्रूविंग, जिसने इस पूरे सिस्टम की नींव रखी। इस पूरी थ्योरी को एक मशहूर लैटिन कहावत में पिरोया गया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटरर। इसका सीधा सा मतलब है लाइक क्योर्स लाइक, या समान ही समान को ठीक करता है। ये केवल एक विचार नहीं रहा, बल्कि पूरे होम्योपैथिक सिस्टम का सबसे बड़ा और केंद्रीय नियम बन गया। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि इस डेटा को जमा कैसे किया गया। उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बजाय स्वस्थ इंसानों यानी वॉलंटियर्स ने इन दवाओं को लिया और फिर हर एक छोटे से छोटे लक्षण को बेहद सावधानी से नोट किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को ड्रग प्रूविंग कहा गया और यही विस्तृत रिकॉर्ड मटीरिया मेडिका का बेस बन गए। लेकिन मटीरिया मेडिका सिर्फ ड्रग प्रूविंग तक सीमित नहीं है। इसे बनाने के लिए डेटा के कई और स्रोत भी खंगाले गए। टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल अनुभव, इलाज के दौरान किए गए सटीक अवलोकन और यहाँ तक कि जहर खाने के पुराने मामलों के रिकॉर्ड्स, इन सभी चीज़ों को मिलाकर इस विशाल ज्ञान भंडार को तैयार किया गया। आइए अब देखते हैं सेक्शन 4, प्रकार और प्रमुख लेखक, और कैसे इस अथाह ज्ञान को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। जाहिर है डेटा बहुत ज्यादा था, इसलिए इसे अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बांटा गया। प्योर मटीरिया मेडिका सीधे प्रूविंग के लक्षणों पर फोकस करती है, वहीं क्लिनिकल वर्जन बीमारियों के इलाज पर। कीनोट में दवा के सबसे खास और अनोखे लक्षणों को हाईलाइट किया जाता है, और कंपैरेटिव वर्जन उन दवाओं में फर्क करना सिखाता है जो एक जैसी लगती हैं। इस विशाल डेटा को किताबों की शक्ल देने वाले कुछ बेहद शानदार दिमाग थे। सैमुअल हैनीमन, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जेम्स टाइलर केंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग लाए, H.C. एलन, जिन्हें कीनोट लक्षणों का मास्टर माना जाता है, और कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। आज भी होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स इन्हीं लेखकों की किताबों का गहराई से अध्ययन करते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव, सेक्शन 5 पर, दवाओं को इंसानी व्यक्तित्व की तरह समझना, जो इसे पढ़ने की एक अद्भुत कला है।
अगर कोई इस ग्रंथ को किसी साधारण मेडिकल किताब की तरह रटने की कोशिश करता है तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। जी हाँ, इसे रटा नहीं जा सकता। इसके बजाय इसे समझने का एक बहुत ही दिलचस्प और एंगेजिंग तरीका है जो छात्रों को सिखाया जाता है। तरीका ये है कि दवाओं को एक इंसान मान लिया जाए। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। नक्स वोमिका का व्यक्तित्व एक बहुत ही गुस्से वाले, कॉफी के शौकीन और कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन जैसा है। इसके ठीक उलट पल्सिटिला एक बहुत ही भावुक, जल्दी रो देने वाली और खुली हवा पसंद करने वाली पर्सनालिटी है। अब सोचिए, जब आप दवाओं को ऐसे कंट्रास्ट करके देखते हैं तो वो दिमाग में किसी फिल्म के किरदार की तरह छप जाती हैं। बेशक, इसे पढ़ने का एक सही क्रम भी होता है। शुरुआत स्रोत से होती है, फिर शरीर की बनावट, मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण, मोडालिटीज और अंत में दूसरी दवाओं के साथ उसके संबंध। इस क्रोनोलॉजिकल तरीके से चलने पर किसी भी दवा की एक पूरी होलिस्टिक तस्वीर उभर कर सामने आती है। यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है। मटेरिया मेडिका कभी भी अकेले काम नहीं करती, ये रेपर्टरी के साथ मिलकर चलती है। मटेरिया मेडिका जहाँ दवा का पूरा व्यक्तित्व बताती है, वहीं रेपर्टरी एक इंडेक्स की तरह काम करती है, ताकि आप किसी खास लक्षण के आधार पर तुरंत सही दवा तक पहुँच सके। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अगर हम इतिहास के इन अहम पलों को एक साथ देखें, हेनेमैन की शुरुआत से लेकर सिंकोना बाग की उस पहली प्रूविंग तक और फिर पहली मटेरिया मेडिका प्योरा के पब्लिश होने तक, तो साफ हो जाता है कि कैसे महज एक ट्रांसलेशन के शक ने एक इतने बड़े और व्यवस्थित चिकित्सा विज्ञान को जन्म दिया। इस पूरे सिस्टम का सार एक बहुत ही गहरी बात में छिपा है। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका केवल कुछ दवाओं का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये हर एक इंसान की अनोखी इंडिविजुअलिटी या वैयक्तिकता को समझने की कला है। मतलब, जब तक आप मरीज को पूरी तरह से नहीं समझेंगे, आप उसकी सही दवा कभी नहीं समझ पाएंगे। आज के इस विश्लेषण में हमने मटीरिया मेडिका के इतिहास और उसकी पूरी संरचना को खंगाला है। लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल उठता है। जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स को अद्वितीय इंसानी व्यक्तित्वों के रूप में देखने लगते हैं, तो क्या इससे हीलिंग और इलाज को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाता? इसी दिलचस्प विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं।